हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम आज बात करने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी कैसे आती है, किन हार्मोन्स का रोल होता है प्यूबर्टी लाने के लिए, और प्यूबर्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फीमेल्स के, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करने जाएंगे डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो होती हैं, जो डिसऑर्डर है मेनली, हम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो ग्रोथ होती है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, फंक्शन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो सारे के सारे बेटा हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होते हैं। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होते हैं। मेनली हम बात करेंगे जो ओवेरी है और जो यूट्रस है, ये दोनों के दोनों जो ऑर्गन्स हैं, दीज आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। और वो जो हार्मोन्स हैं दे आर सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, जैसे कि जीएनआरएच की बात करें तो जो जीएनआरएच होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये सीक्रेट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, तो जीएनआरएच है ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करती है, जो कि स्टिमुलेट करते हैं लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है उसको स्टिमुलेट करता है जीएनआरएच, और स्टिमुलेट कर कर दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करवाता है बेटा ये। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है एफएसएच। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वो कि जो अंडर द हार्मोन कंट्रोल होता है मेनली ओवेरी एंड हम यूट्रस के बारे में बात करेंगे। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और जो एफएसएच है, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये एंटीरियर लोब पिट्यूटरी द्वारा क्या सीक्रेट किए जाते हैं, और इसको सीक्रेट करने में कौन मदद करता है, इसको सीक्रेट करने में जो जीएनआरएच होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट किया जाता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहता है, इंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोब होती है उसको स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द एलएच एंड एफएसएच। तो ये जो एलएच है और ये जो एफएसएच है, दे डायरेक्टली affect the overall growth, maintenance and function of ovary and uterus। ठीक है, जो एफएसएच है ये ओवरी के अंदर क्या करता है बेटा, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी ओवरी का जो टीएस हमने देखा था पहले वाले लेक्चर में, जो टीएस में देखा था काफी सारे फॉलिकल्स वहां पर नजर आते हैं। ठीक है, तो एफएसएच क्या करता है, एफएसएच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। एफएसएच होता है जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एफएसएच क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, काफी सारे ओवेरियन फॉलिकल एक साथ क्या ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक ही जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर हो पाता है। ठीक है, एक ही जो फॉलिकल है वो डेवलप हो जाता है एग के अंदर, oocyte के अंदर, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच। एफएसएच क्या करता है, उस फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिस दौरान वो आपके म्यूसिस 1 को कंप्लीट कर चुका होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो उस दौरान क्या होता है, जो oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, अंडर म्यूसिस 2 होता है, और वो मेटाफेज पे आके रुका हुआ होता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल को बनाने में, मैच्योर करने में हेल्प करता है एफएसएच। ठीक है बेटा, और इसके अलावा जब एफएसएच रिलीज होता है तो इट आल्सो हेल्प्स टू स्टिमुलेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन को बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन को बनाने में भी क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन,
ये एस्ट्रोजन क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं कि प्यूबर्टी को अटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्यूबर्टी को अटेन करने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एफएसएच क्या करता है, प्राइमरी जो oocyte है उसको सेकेंडरी oocyte में डेवलप करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ क्या एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो बचा हुआ एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन, टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो कॉर्पस लूटियम को बनाने में हेल्प करता है, और कॉर्पस लूटियम के बनने के बाद वहां से क्या है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक जरूरी हार्मोन है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए हार्मोन काफी जरूरी होता है, तो इसीलिए कॉर्पस लूटियम क्या है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है, और इट रिलीज द प्रोजेस्टेरोन अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ एलएच। एलएच के स्टिमुलेट करने के कारण ही क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। कॉर्पस जो लुटियम है प्रोजेस्टेरोन के अलावा एस्ट्रोजन को भी क्या करता है, सिक्रीट करता है। और ये जो एस्ट्रोजन होता है इसकी मात्रा क्या होती है, बड़ा कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरोन। जो मेन हार्मोन है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है मगर कम मात्रा में क्या सिक्रीट करता है। क्लियर है बेटा, याद रखिए। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन है जो प्रोजेस्टेरोन है, दे ओवरऑल कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, एस्ट्रोजन उनका फॉर्मेशन होता है एफएसएच जब आता है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स नष्ट करने का काम करता है, उसी दौरान ये क्या करता है, यूट्राइन जो वॉल होती है, ठीक है, यूट्राइन जो वॉल होती है एंडोमीट्रियम, इसकी प्रोलिफरेशन में भी मदद करता है। ठीक है, मिट्टी में ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये यूट्रस को भी प्रोलिफरेट करने में हेल्प करते हैं, तो थिक होने की वो वहाँ पर क्या कर सकते, रिसीव कर सकते। एक प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस लूटियम है, तो कॉर्पस लूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन 14 दिन तक लगातार क्या सिक्रेट करता रहता है, 14 दिन तक लगातार क्या सिक्रेट करता रहता है। और 14 के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इनके इन हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या कम होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो एफएसएच क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर में हेल्प करता है, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन को रिलीज करने में हेल्प करता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसको अटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन, जो कि एलएच द्वारा स्टिमुलेट किया जाते हैं, कॉर्पस लूटियम बनाया जाता है, कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, जो कि एक तरह का प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, ये अपने आप को क्या है, प्रोलिफरेट करने लग जाती है, वो डेवलप करने लग जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ने लग जाती है, ताकि वो उसको जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको रिसीव कर सके। ठीक है, अब बात करें जब इनका लेवल बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरोन का, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट का काम करता है। ठीक है, अगर एक अप टू सर्टेन लेवल उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो वो जीएनआरएच को रिलीज को इनहिबिट करता है। ठीक है, इट डायरेक्टली स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू क्या हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, ताकि वो और ज्यादा जीएनआरएच रिलीज ना करे। अगर जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जो एफएसएच है जो एलएच है, इसका प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन में क्या कम हो जाएगा। अगर इसका प्रोडक्शन कम होगा तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ये भी क्या है बेटा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन का बनना भी क्या हो जाएगा, कम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे हम फिगर की मदद से जानेंगे कि कैसे काम करता है। देखो ये आपके सामने फिगर है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है बेटा, जीएनआरएच रिलीज होता है, ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक है, जो क्या करता है, एंटीरियर जो लोब होती है पिट्यूटरी को उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, अब ये जो एलएच है और ये एफएसएच हॉर्मोन्स हैं, दे स्टिमुलेट द ओवरी, ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेट ओवरी को स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है, दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं वहां से ओवरी से, एक तो होता है एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और साथ में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। क्या कहता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? ठीक है, दो हार्मोन रिलीज हुए, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एक तो फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा रिलीज होता है एस्ट्रोजन, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है,
जो एलएच के द्वारा जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाया गया था वहां से भी क्या है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, और वहां से साथ साथ ही क्या है प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन होता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, यूट्रस को डायरेक्टली क्या है स्टिमुलेट करता है टू प्रोलिफरेट। ठीक है, प्रोलिफरेट करने में हेल्प करता है उसको, उसके अंदर चेंजेस लाने में हेल्प करता है, उसकी थिकनेस जो वहां पर क्या है जो लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम की वो उसकी जो थिकनेस वो इंक्रीज करने लग जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है यूट्रस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसके प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। और जो एस्ट्रोजन है बेटा, एस्ट्रोजन क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो फॉलिकल्स जो आपके जो बन रहे होते हैं उनको भी क्या है मैच्योर करने में हेल्प करता है अलोंग विद द एफएसएच। ठीक है, एफएसएच ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो हॉर्मोन्स है जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो तरह का मैकेनिज्म शो करते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक शो करता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, स्टार्टिंग में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उस दौरान क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है कम होता है। तो ये क्या एक फीडबैक मैकेनिज्म भेजता है किसके पास बेटा, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, इसका जो लो एस्ट्रोजन का जो लेवल के ब्लड में लो होता है, और ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को टू रिलीज द जीएनआरएच, टू रिलीज द जीएनआरएच। और जीएनआरएच रिलीज होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जिससे एलएच और एफएसएच बनेगा। एलएच और एफएसएच बनेगा तो ओवरी क्या करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की मात्रा को ब्लड के अंदर बढ़ा देती है। ठीक है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये एक आपका क्या है पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है पॉजिटिव फीडबैक करता है, जब लेवल कम होता है तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द जीएनआरएच। ठीक है, और ये जो होता है 12वें से 14वें दिन तक। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 12वें से 14वें दिन तक ये पॉजिटिव फीडबैक काम करता है, ताकि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सके, उसकी सिक्रेशन क्या है बढ़ सके। क्लियर है। और उल्टे अगर बात करें तो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक का भी काम करते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है जब इनका लेवल ज़्यादा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाता है तो ये डायरेक्टली एंटीरियर लोब पिट्यूटरी को और इसको हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं, सो दैट दे डज नॉट रिलीज द जीएनआरएच एंड एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई हो जाती है, दोनों ही नेगेटिव फीडबैक का काम करते हैं, और ये हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है उसको क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं टू नॉट रिलीज द जीएनआरएच एंड एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, जब जीएनआरएच एंड एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन है बेटा वो कम बंद हो जाता है। ठीक है, ये जो फीडबैक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, जब अब सीधी सी बात है अगर प्रोडक्ट की मात्रा जो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन है, बनाने वाला कौन है, इसको बनाने में हेल्प करने में कौन हेल्प करता है हाइपोथैलेमस करता है और एंटीरियर लोब पिट्यूटरी करता है। अगर प्रोडक्ट की मात्रा कम है तो क्या करता है वो प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम करेगा, उसका जो लो लेवल है वो क्या करता है प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम करेगा, उसको मजबूर करेगा ताकि उसका जो लेवल है वो बढ़े, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़े। तो इस तरह का जो फीडबैक कहलाता है वो कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम आती है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। अगर प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अगर किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन जाता है ज़्यादा बन जाता है, उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जो प्रोडक्शन लाइन होती है पीछे से क्या है उस प्रोडक्ट का जो बनना क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, ताकि उसका जो लेवल क्या हो सके कम हो सके, इसको प्रॉपरली इसको यूटिलाइज कर सके, इसको हम आगे भेज सके। तो ये कहलाता है आपका नेगेटिव फीडबैक। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये तो हो गया आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि प्यूबर्टी की जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी किस एज में किस एज के अंदर प्यूबर्टी आती है गर्ल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर। जो एज होती है बेटा 10 से 14 ईयर 10 से 14 साल की जो एज होती है इसके दौरान क्या है प्यूबर्टी अटेन कर ली जाती है इन फीमेल्स। मगर ये अगर देखा जाए तो ये रीजन वाइज क्या होता है बेटा, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाए तो वहाँ पर के जो एज होती है प्यूबर्टी अटेन करने की वो काफ़ी पहले हो जाती है। हमारे यहाँ की बात करें तो 12 साल से लेकर 15 साल की जो एज होती है फीमेल्स के अंदर, ये प्यूबर्टी को अटेन करने की एज होती है। इस दौरान होता क्या है, इस दौरान बेटा मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के एज के अंदर आने के साथ साथ ही क्या होती है, एक बड़ी ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है
इस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेंटेन करता है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। ठीक है, प्यूबर्टी में क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है और जो एसेसरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं उनको मेंटेन करने का, उनकी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, वहां पर क्या और भी ज्यादा क्या होता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग फीमेल इन दिस फेज। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है, यानी कि बाहरी तौर से फीमेल्स के अंदर क्या चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और इंटरनल साइकोलॉजिकली जो चेंज होते हैं ये भी हमारे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते प्यूबर्टी के अंदर। हम बात करेंगे कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिसके लिए जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन सा बेटा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स अपीयर्स इन द फीमेल्स। और कौन कौन से बेटा, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, इंक्रीज इन सबक्यूटेनियस फैट इन बटॉक्स थाइज एंड फेस। ठीक है, फैट की मात्रा इन इन जगहों पर क्या बढ़ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्रॉडनिंग ऑफ हिप रीजन, जो हिप रीजन होता है उसकी ब्रॉडनिंग होनी स्टार्ट होती है ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ पेल्विस। ठीक है, पेल्विस जो होता है उसके वाइडनिंग के कारण हिप रीजन क्या ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो लॉन्ग बोन्स होती है इनकी ग्रोथ क्या होती है बेटा, रुक जाती है। जो लॉन्ग बोन्स होती है इनकी ग्रोथ भी क्या होती है बेटा, रुक जाती है। सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। ठीक है, जो कि जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो कि वो हार्मोन क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट में डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या, स्टेरिलिटी। अगर स्टेरिलिटी की बात करें तो ये होती है इनएबिलिटी ऑफ द फीमेल टू कंसीव। ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेसी इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स। जो जेनिटल जो ऑर्गन्स होते हैं इनके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है या इनके स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो वो जो फीमेल होती है वो कंसीव, बेबी को कंसीव नहीं कर पाती है। कहने का मतलब है दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, दे आर अनेबल टू फर्टिलाइज। ठीक है, ऐसे जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या है, बच्चा नहीं होता है। ठीक है, कंसीव का मतलब क्या है, उनके अंदर क्या है, बच्चा पैदा करने की जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर, यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ओवरी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर जो फंक्शनिंग होती है ओवरीज की, इनके अंदर भी कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, इसके कारण वो स्टेराइल रह जाती हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के बारे में। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के बारे में सबसे पहला हमारे बात आता है एमिनोरिया। इरेगुलरिटी का मतलब है कि अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर जो जो साइकिल होती है नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है, 2 महीने में 3 महीने में साइकिल आती है। ठीक है, या कई बार आती ही नहीं है, अगर आती है तो काफ़ी ज़्यादा आती है कि मेंस्ट्रुअल जो सेगमेंट जो मेंसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं, या फिर आने से पहले या बाद में क्या होता है, काफ़ी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो काफ़ी पेनफुल होती है। तो ये इरेगुलरिटीज होती हैं किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। और कौन कौन सी बेटा, सबसे पहले एमेनोरिया है। एमेनोरिया में क्या होती है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो बेटा बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, इसका जो प्राइमरी जो कॉज होता है एमेनोरिया का वो होता है प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा वो बंद हो जाती है। इसके अलावा दूसरे कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई हार्मोनल डिफिशिएंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उससे भी क्या होता है, एनोरेक्सिया की शिकायत हो सकती है। या फिर वेट काफ़ी कम है, डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई है। ठीक है, ये कुछ रीज़न है जिसके कारण एनोरेक्सिया की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपरमेनोरेक्सिया। हाइपरमेनोरेक्सिया में क्या होती है, एक्सेस और ब्लीडिंग होती है यूट्रस से। ठीक है, प्रोलॉन्ग लंबे समय तक, नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, अगर 5 दिन से ज़्यादा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो वो हाइपरमेनोरेक्सिया की कंडीशन है। और इस दौरान क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग भी क्या है बेटा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये होती है हाइपरमेनोरेक्सिया। तो ये भी हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी हो सकती है। एक होती है डिसमेनोरेक्सिया, या फिर कह सकते हो कि अगर जो डिसमेनोरेक्सिया की बात करें, ये होती है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस दौरान क्या होती है, मेंसेस से पहले
मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या बाद में क्या पेल्विक जो रीजन होता है यहाँ पर क्या काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये कहलाती है डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो डिस्मेनोरिया की बात करें या एमेनोरिया की बात करें, इनमें एक कॉमन रीजन ये हो सकता है कि जो यूट्रस होती है यहाँ पर क्या है, कोई फिब्रॉइड है। ठीक है, कोई फिब्रॉइड हो सकती है या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हो सकता है फिब्रॉइड, कोई गांठ वगैरह हो यूट्रस के अंदर, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो, एक तरह की एबनॉर्मलिटी हो तो यूट्रस के अंदर। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, हमारा आगे ये एक तरह का एबनॉर्मलिटी है, इन एक तरह का डिसऑर्डर है फीमेल्स के, उसको हम आगे ही पढ़ेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो एमेनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल बंद हो जाती है, हाइपरमेनोरिया में ज़्यादा हो जाती है, लंबे समय तक होती है। और डिसमेनोरिया की बात करें तो इसके अंदर दौरान क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, रेयरली सीन, जो यंगर एज होती है 30 साल से पहले पहले काफ़ी कम देखने को मिलता है। 30 साल के बाद की जो लेडीज होती है, फीमेल्स होती है, उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है कि मास्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि मैस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का विद द हेल्प ऑफ सर्जरी उस ब्रेस्ट को वहां से क्या रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर भी हो जाता है फीमेल्स के अंदर, जो कि ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन और सर्जरी। सर्जरी के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा इसको क्या हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊफोरोसिस्टोसिस या फिर ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, एक जो नेक्स्ट हमारी डिसऑर्डर हमारा कौन सा बेटा, ऊफोरोसिस्टोसिस या ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, ये जो सिस्ट होती है ओवरी के अंदर क्या बन जाती है, ये एक तरह की फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर्स होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो सिस्ट क्या फट जाती है, फटने के बाद और ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी ये रिग्रेस कर जाती है, मतलब डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, ये इस तरह की जो सिस्ट होती हैं बेटा, ये कई रप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं, या फिर ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ये रिग्रेस कर जाती है, डीजनरेट कर जाती हैं। ठीक है, मगर जब ओल्ड वुमेन होती हैं उनके अंदर इनको सर्जिकली इनको रिमूव करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी इनको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ऊफोरोसिस्टोसिस का मतलब है दीज आर द फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की क्या होती है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है इसका इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह कहीं और हो जाता है। इस तरह के जो प्रेगनेंसी कहलाती है वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओवरी डक्ट के अंदर क्या, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो सकता है, या फिर विद इन यूट्रस जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो उसके छोड़कर किसी और जगह अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उससे भी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, आगे हम इसको बेटा पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऊफोरिटिस। ऊफोरिटिस का मतलब है यानी कि ओवरी का इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनमें क्या सूजन आ जाती है। ठीक है, दर्द हो या सूजन है हो जाती है, और ये होती है मेनली किसी कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण ओवरी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, पेन होना वहाँ उस एरिया के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो कहलाती है ऊफोरिटिस। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर से एक टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है, जो टिश्यू के बाहर, मतलब यूट्रस से क्या है, यूट्रस से जो टिश्यू की ग्रोथ होती है यूट्रस के बाहर की तरफ हो जाती है, यानी कि यूट्राइन जो कैविटी होती है इसके अंदर क्या है, टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है, एक एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स क्या होंगे, प्री मेंस्ट्रुअल पेन होता है, अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल पेन होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको डिस्मेनोरिया के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, फिब्रॉइड्स भी हो सकती हैं, या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन भी हो सकती है, जिसके कारण क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, हार्मोन थेरेपी के द्वारा उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर सर्जरी के द्वारा हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो मिनोपोज है, मिनोपोज के बाद ये जो एंडोमेट्रियोसिस वाली कंडीशन है ये अपने आप ठीक हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, टिश्यू अपना खत्म हो जाता है। ठीक है, और या फिर ओवरीज को रिमूव कर दिया जाए तो भी उससे क्या है, ये खत्म हो जाती है। ठीक है, ओवरीज को रिमूव करने के बाद भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस वाली जो कंडीशन है, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स।
लाइक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये हार्मोन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई एक टर्म है, जिसके कारण क्या है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियल टिश्यू की इनसाइड द यूट्रस। So these are the different disorders of the female reproductive system। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने जाएंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, और उसके अंदर हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और साथ में बात करेंगे किसकी, oogenesis की, और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर बेटा फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।